Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss the editorial on Women's Reservation Bill. Okay, so हमने अभी प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च किया है पीएम प्रैक्टिस प्रो कोर्स, जिसमें बैंकिंग पीडीएफ कोर्स विद मोर देन 20,000 क्वेश्चंस एंड जो भी बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ है वो इंक्लूडेड है. तो आप ये अवेल कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ 999. कूपन कोड आपको यूज़ करना है PM20. तो इसमें बैंक पीडीएफ कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ दोनों इंक्लूडेड है, जो कि इंडिविजुअली विच कॉस्ट 799. लेकिन अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं इन बैंकिंग इन पीएम प्रैक्टिस प्रो, इट विल कॉस्ट यू 999. ठीक है, तो इन डेप्थ जो है एनालिसिस है हर एक क्वेश्चन का. इजी टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इजी टू डिफ़िकल्ट है. तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड ऑल्सो डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिंग चेंज. लेजिस्लेट करना यानी कि कानून बनाना, और लेजिस्लेटिंग क्या चेंज, तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेशन चेंज लाया जा रहा है हमारे सोसाइटी में. तो इट्स अबाउट विमेंस रिजर्वेशन बिल. क्विकली आपको रीड करना है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी. पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं. ओके, या नेक्स्ट. Next. ओके, सो आपको लॉडेटरी वर्ड जो यूज़ हुआ है पैसेज में, उसका ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है, जो यानी एंटोनिम फाइंड करना है. ओके, चलो, आई होप आपने पैसेज पे रीड कर लिया है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया है. सो लेट्स बिगिन. The passage of the Women's Reservation Bill in the Lok Sabha almost 3 decades after it was first tabled in Parliament is a welcome move. तो जो पैसेज है यानी कि पार्लियामेंट में वो जो लॉ है वो पास हो गया है, बिल पास हो गया है. बिल यानी जब लेजिस्लेशन लाया जाता है पास होने से पहले तो वो बिल है. पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं वहाँ से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं तो फिर वो एक लॉ बन जाता है. तो बिल यानी अभी वो पार्लियामेंट में पास हुआ है. ओके, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स आफ्टर इट वाज फर्स्ट टेबल. ऐसा नहीं है कि पहली बार पार्लियामेंट में विमेंस रिजर्वेशन बिल रखा गया है. 3 डेकेड्स पहले ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स पहले 1996 में भी ये पहली बार विमेंस रिजर्वेशन का बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन अभी तक वो कानून नहीं बन पाया किसी न किसी रीज़न की वजह से. ठीक है, तो पहली बार 3 डेकेड्स पहले आया था, लेकिन इस बार वो पास हो गया है. इट्स अ वेलकम मूव. ये एक अच्छा मूव है, एक अच्छा स्टेप है. मूव यहाँ पर मीन्स अ स्टेप. ओके, सो दैट कैन फाइनली शैटर अ पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग. शैटर यानी कि ब्रेक करना. ग्लास सीलिंग हम यहाँ पर समझते हैं. सीलिंग क्या होता है? एक जो छत हम कहते हैं किसी की, जैसे एक रूम की या फिर किसी एक बिल्डिंग की. एंड सीलिंग यानी ग्लास सीलिंग, दैट मीन्स कि आपको लगता है कि आप उसको क्रॉस कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होती है जो आपको ऊपर नहीं जाने देती. यहाँ पर ग्लास सीलिंग हम यूज़ करते हैं जैसे स्पेशली इन द केस ऑफ वेमेन, कि बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर ऑल्दो कोई फॉर्मली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वेमेन को टॉप पोजीशंस पर नहीं भेजा जाएगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ऑफिशियली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई प्रेजुडिस होती है या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और कहीं ना कहीं वेमेन जो है वो टॉप पोजीशंस तक नहीं पहुंच पाती हैं. ओके, इवन दो कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑफिशियली, तो उसे हम कहते हैं कि ग्लास सीलिंग. तो यहाँ पर पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग से क्या मतलब है कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर्स में वेमेन जो है वो नहीं पहुंच पा रही. अभी हम इसमें स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन, एक बहुत स्मॉल परसेंटेज जो हमारा पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर वेमेन का है. ऑल्दो 50% वेमेन है हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत कम वेमेन लेजिस्लेटर्स हैं. तो इसी को कहा गया है पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग, कि पॉलिटिक्स के अंदर वेमेन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही हैं. विद वेमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कंप्राइजिंग ओनली अबाउट 15% ऑफ द स्ट्रेंथ. जितनी सीट्स हैं
हमारे पार्लियामेंट में, उसमें सिर्फ 15% वेमेन है, ओके, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं। द जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है मेन एंड वेमेन के, सिर्फ 15% वेमेन है पार्लियामेंट के अंदर, ये क्या है, ये स्टार्क है, यानी कि बहुत क्लियरली विजिबल है, बहुत शार्प डिफरेंस है, बहुत क्लियर डिफरेंस है, और जो हमें क्लियरली दिख रहा है, देखो। एंड डिस्टर्बिंग इज वरिंग, जिससे हमें ये चिंताजनक है। द 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो ये जो बिल जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ओके, और ये है 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाएंगे इस बिल की हेल्प से। seeks to amend this by reserving a third of the seats in the Lok Sabha and legislative assemblies for women. तो लोकसभा में 1/3 सीट्स एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, वहाँ पर 1/3 सीट्स रिजर्व करने के लिए उसके अंदर प्रावधान है, ओके। तो इट सीक्स टू रिजर्व सीट्स फॉर वेमेन 33%। इट हैज़ अ 15-year सनसेट क्लॉज। कभी भी हम किसी लीगल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर सनसेट क्लॉज होता है कि कितने शुरू होने के कितने टाइम बाद ये जो डॉक्यूमेंट है या फिर ये जो लॉ है वो एग्जिस्ट करना ख़त्म कर देगा, यानी इट विल सीज टू एग्जिस्ट, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब लॉ बनाते हैं और उसके अंदर हम सनसेट क्लॉज, सनसेट क्या होता है, जब डे एंड होता है, तो सनसेट क्लॉज ये बताता है कि ये लॉ बनने के कितने टाइम बाद ये लॉ अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें 15-year सनसेट क्लॉज है, तो जैसे ही ये कानून बनेगा इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तो उसके 15 ईयर्स बाद ये ख़त्म हो जाएगा अपने आप। दैट कैन बी एक्सटेंडेड, इसे एक्सटेंड किया जा सकता है फ्यूचर में, पर अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता तो अपने आप 15 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा, ओके। कंसिडरिंग द फ्रॉट हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर विमेंस रिजर्वेशन एंड सेवरल फॉल्स स्टार्ट्स डिस्पाइट द राज्यसभा पासिंग इट इन 2010, it is laudatory that the first bill to be introduced in the new Sansad Bhavan has been passed in the Lok Sabha। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि जो विमेन का स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल चलता है विमेन के रिजर्वेशन का, अभी हमने देखा कि पहली बार 3 डेकेड्स पहले 1996 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, विमेंस रिजर्वेशन बिल, और उसकी जो हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है, फ्रॉट, मीन्स जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, ओके। तो इस ये जो विमेंस रिजर्वेशन के लिए जो स्ट्रगल रहा है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं ओवर 3 डेकेड्स एंड, और बहुत सारे फॉल्स स्टार्ट्स हुए हैं, यानी कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू हुए, ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए लेकिन वो फेल हो गए, ओके। डिस्पाइट द राज्यसभा पासिंग इट इन 2010 में भी ये बिल पार्लियामेंट में आया था एंड तब पास भी हुआ था राज्यसभा में, लेकिन फिर ये लैप्स हो गया था बाद में। इट इज़ लॉडेटरी, लॉडेटरी यानी कि तारीफ़ करने, जब हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, इट इज़ लॉडेटरी यानी कि प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, ओके। तो इट इज़ प्रेज वर्दी दैट द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन द न्यू संसद भवन, अभी जो नया संसद भवन का इनाग्रेशन हुआ और अब वहाँ पे जो पहला बिल इंट्रोड्यूस हुआ वो पास हो गया है, ओके। तो इट हैज़ बीन पास इन द लोकसभा, तो ये एक इट इज़ प्रेज वर्दी, but its implementation will be delayed as it has been tied to 2 factors। यहाँ पर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी जब इसको अमल में लाया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो डिले हो जाएगा, उसमें देरी हो जाएगी। क्यों? इट हैज़ बीन टाइड टू 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से इसको हमने लिंक कर दिया है। जो ये जो नारी शक्ति वंदन अभियान है, अधिनियम है, ये इसको हमने लिंक कर दिया 2 फैक्टर्स से। कौन से 2 फैक्टर्स हैं? वो है डीलिमिटेशन एंड सेंसस। सेंसस आपको पता है हर 10 साल में सेंसस होता है, जनगणना होती है। तो 2001, 2011, 2021 में नहीं हो पाया था क्योंकि पैंडेमिक की वजह से वो थोड़ा डिलेड है, पर सेंसस से इसको लिंक कर दिया गया है। दूसरा डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन किसी भी चीज़ की बाउंड्रीज़ को चेंज करना, एडजस्ट करना। इस केस में डीलिमिटेशन का मतलब है जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं या फिर जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, वो उनकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, कितने लोग होंगे, कौन से एरियाज़ किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंक्लूडेड होंगे, क्या नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होंगी, तो ये डीलिमिटेशन में आता है। और डीलिमिटेशन टाइम टू टाइम होता रहता है,
लास्ट जो है 2002 में हुआ था डिलिमिटेशन, ऑल्दो उसमें नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं हुई थी बट डिलिमिटेशन हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब डिलिमिटेशन होगा, यानी जब बाउंड्रीज दोबारा से डिसाइड की जाएंगी असेंबली जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी, तो उसके बाद वेमेन को इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, और जब सेंसस भी हो जाएगा नेक्स्ट, तो इससे हमने लिंक कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ये जो वर्ड यूज़ किया टाइड टू, ठीक है, इसकी जगह हम और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कंटिंजेंट अपॉन भी लिख सकते हैं। इट इज़ कंटिंजेंट अपॉन टू थिंग्स, ओके, तो यानी कि इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, तो हम ये सब भी लिख सकते हैं। तो जब भी आप सेंटेंस रीड कर रहे हैं तो कि इसकी जगह और इस सेंटेंस को किस वे में लिखा जा सकता है वो भी थोड़ा सोचना चाहिए हमें, ओके। तो फ्रेज करेक्शन क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। एंड देयर इन लाइज द रब होता है कोई प्रॉब्लम, देयर इन लाइज द रब मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक तारीफ़ की जा रही है, कमेंड किया जा रहा है, तारीफ़ की जा रही है इस बिल की, लेकिन एक जगह पर प्रॉब्लम है क्या कि हमने उसको लिंक कर दिया डिलिमिटेशन से एंड सेंसस, एंड देयर इन लाइज द रब, यानी दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। It is unfortunate that implementation is being linked to delimitation. For the principle of having a third of seats reserved for women has nothing to do with the territorial limits of constituencies. हमने डिलिमिटेशन से तो लिंक कर दिया कि उसके बाद ये जो बिल है या जो अब ये लॉ बन जाएगा तो ये इम्प्लीमेंट होने लगेगा, लेकिन उसको लिंक करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फॉर है इट्स नॉट अ प्रपोजिशन, इट्स अ कंजंक्शन। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि फॉर द बिकॉज, ठीक है, वो रीज़न दे रहा है, ओके, कॉजेशन शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर यहाँ पर आप बिकॉज भी लिख सकते हो, बिकॉज, या फिर सिंस भी लिख सकते हैं। तो जो कनेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं तो उस पर उसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फॉर भी हम यूज़ करते हैं कॉज बताने के लिए। सो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग द a third of seats reserved for women has nothing to do with the territorial limits of constituencies or the number of assembly or Lok Sabha constituencies, कि women को 1/3 सीट्स, women के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करना उस पर डिपेंड ही नहीं करता कि कितने सीट्स हैं लोकसभा में, कितने सीट्स हैं स्टेट असेंबलीज में, या उनकी क्या बाउंड्रीज हैं, उन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो उनसे लिंक नहीं करना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है, ठीक है। So women will thus not have access to 33% reservation in the 2024 general election. तो क्योंकि सेंसस और अभी सेंसस 2021 सेंसस जो होना था अभी वो भी सेंसस नहीं हुआ है, वो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो जो अगले साल ये इन प्रोसेसेस में लंबा टाइम लगता है, तो इसीलिए जो नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस होने उसमें विमेन को 33% का रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। द बिल ऑल्सो मैंडेट्स दैट, मैंडेट करना, मैंडेटरी क्या होता है? कंपल्सरी। मैंडेट कोई अथॉरिटी वाली जो फिगर है, कोई ऑर्डर देती है, यहाँ पर लॉ की बात हो रही है, तो जो लॉ है वो मैंडेट करता है, ऑफिशियली स्टेट करता है क्या, दैट एज नियरली एज 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल बी सेट असाइड फॉर विमेन। तो जो 33% रिजर्वेशन है वो जनरल सीट्स के लिए भी होगा, जो ऐसी सीट्स हैं उसमें भी 33% सीट्स वेमेन के लिए रिजर्व होंगी। सिमिलरली एसटी सीट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्व सीट्स है उसमें भी उसका 1/3 33% वेमेन के लिए रिजर्व होगा ऑफ द रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़, ठीक है। द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग एन इंटरनल कोटा फॉर वेमेन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें इस बिल के अकॉर्डिंग उसमें ये रिजर्वेशन नहीं है, तो जो ऑपोजिशन है वो डिमांड करें कि उसमें भी होना चाहिए। बट दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रूज टू डिले इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट्स अ रूज? कि ये कोई ये ट्रिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये इसको हमें इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा डिले करने के लिए इसको एक तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। रूज होता है किसी को चकमा देना या किसी को स्पेशली अपने किसी ओपोनेंट को ट्रिक कर देना, ठीक है। बहुत एक आपको एक बहुत एक अच्छा कोई एक ट्रिक यूज़ करते हो, ठीक है, यू टेक अ डिसीजन ऐसा जो कि आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर दे, ठीक है। रूज का मीनिंग वो है। तो यहाँ पर है कि हमें उसको
इम्प्लीमेंटेशन डिले में बाधा नहीं बनने देना चाहिए. इन द मीन टाइम प्रपोजल शुड बी फाइन ट्यून टू इंश्योर दैट व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट इट इज़ नॉट मियर टोकनिज्म. और ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा, ये पक्का सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब भी ये कानून बनता है, ठीक है, तो इसमें व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट इट इज़ नॉट मियर टोकनिज्म. अगर जैसे विमेंस रिजर्वेशन बिल बनता है, ओके, लेकिन वो सिर्फ एक टोकन है, एक सिंबल है, ताकि क्रिटिसिज्म ना हो कि विमेन नहीं है पार्लियामेंट में, तो सिर्फ वो एक एक्चुअल रिफॉर्म नहीं है, वो सीरियस एफर्ट्स नहीं है. जब भी हम किसी चीज़ को कहते हैं कि टोकन है, इट्स जस्ट फॉर द नेम, सिर्फ नाम के लिए किया गया, उसके पीछे सीरियस एफर्ट नहीं है, उसके पीछे सिंसेरिटी नहीं है. तो ये नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बिकम मियर टोकनिज्म फॉर विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, फाइन ट्यून करने यानी कि चेंजेस करना, माइनर चेंजेस करना. ओके, इट इज़ अ फैक्ट दैट लोकल बॉडीज़ आर बेटर रिप्रेजेंटेड. लोकल बॉडीज़ में विमेंस रिजर्वेशन है और उनमें विमेन बेटर रिप्रेजेंटेड है स्टेट असेंबलीज से या फिर पार्लियामेंट से. ठीक है, वहाँ पर विमेन ज़्यादा हैं, विमेन मेंबर्स. विद द शेयर ऑफ विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेल अबव 50% इन सेवरल स्टेट्स. तो काफ़ी सारे स्टेट्स में आधे से ज़्यादा सीट्स जो पंचायती राज सीट्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें 50% से ज़्यादा विमेन है. Lessons must be imbibed on how women at grassroots level have broken all sorts of barriers. तो जैसे हम ये सीख सकते हैं, ठीक है. Lessons must be imbibe करना मतलब इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना, समझना उसको. तो जो ग्रासरूट, जो लोकल बॉडीज़ में विमेन ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेड हैं, तो वहाँ पर विमेन ने कैसे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे बैरियर्स क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें, तो उनको पार किया है, उन्हें ब्रेक किया है. तो यहाँ वहाँ से हम लेसन्स ले सकते हैं. ओके, फ्रॉम पैट्रियार्कियल माइंडसेट्स एट होम टू नॉट बीइंग टेकन सीरियसली इन देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़. कैसे बैरियर्स थे? एक तो पैट्रियार्की कि मेन जो है वो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, तो वो पैट्रियार्कियल माइंडसेट्स उन्होंने उसे फेस किया है घर पे. और ऑफिशियल ड्यूटीज़, जब वो लोकल बॉडीज़ में जो विमेन मेंबर्स हैं वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ करती हैं, तो वहाँ पर उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता. तो ये सब चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं. तो और उसके बाद भी दे हैव मेड अ डिफरेंस, यानी कि दे हैव बीन सक्सेसफुल. विमेन स्ट्रगल ऑन सो मैनी अदर काउंट्स यानी कि और दूसरे फील्ड्स में भी, ओके, और दूसरे चीज़ों में भी. जैसे कि अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स रखे जा रहे हैं कि यहाँ पर चैलेंजेस थे, ये वाले चैलेंजेस थे. तो मैनी अदर काउंट्स मतलब और भी पॉइंट्स हैं, जैसे सिमिलर पॉइंट्स पहले प्रेजेंट किए गए थे. दे हैव अनइवन एक्सेस टू हेल्थ, ठीक है, ये चैलेंजेस हैं. न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, देयर इज़ अ लैक ऑफ सेफ प्लेसेस, विमेन आर ऑल्सो फॉलिंग आउट ऑफ द वर्क फोर्स. तो ये सब चैलेंजेस विमेन फेस कर रही हैं. ओके, दे स्ट्रगल ऑन सो मेनी अदर काउंट्स. अमंग द G20 कंट्रीज़, अच्छा ये जो है कि दे आर फॉलिंग आउट ऑफ वर्क फोर्स, तो इसका एक स्टैटिस्टिक में गिवन है कि G20 कंट्रीज़ में इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, कि जो वर्कर्स हैं उनमें कितने % वेमेन है, तो वो सबसे लोएस्ट है 20 कंट्रीज़ में. इट इज़ 24%. इंडिया विच गेव वेमेन वोटिंग राइट्स एट द वेरी आउटसेट होता है बिल्कुल शुरुआत में. तो एट दी वेरी आउटसेट यानी बिल्कुल शुरुआत में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, वेमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए गए थे. इनफैक्ट कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ से पहले भी, ठीक है. तो ये जब हमने पहले ही वेमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए थे, तो इंडिया शुड नॉट फॉल्टर मीन्स जो अपने जो डिसीजन आपने लिया है उससे भटकना, ठीक है, अपने जो रिजॉल्व है उसमें वेवर कर जाना, यानी कि वीक हो जाना रिजॉल्व को. ओके, दृढ़ निश्चय कमज़ोर हो जाना, तो उसको हम फॉल्टर कहते हैं. या बोलते बोलते जो है कोई हिचकिचाने लगता है, हेजिटेट करने लगता है, दैट्स ऑल्सो फॉल्टर. सो दे शुड नॉट फॉल्टर व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वेमेन. कि जब ये बिल बना है तो फिर हमें आगे भी कंटिन्यू रखने हैं यही एफर्ट्स. वी शुड नॉट फॉल्टर, वी शुड नॉट हेजिटेट. ओके, फॉर ग्रोथ एंड इंस्टीट्यूटिंग चेंज इन की एरियाज women नीड टू हैव देयर से. अगर हमें अपनी कंट्री की ग्रोथ इंश्योर करनी है, इंस्टीट्यूट हम यूजुअली जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं उस सेंस में समझते हैं, बट यहाँ इट्स अ वर्ब, इंस्टीट्यूटिंग समथिंग,
यानी एस्टैब्लिशिंग। तो इंस्टीट्यूट मतलब होता है एस्टैब्लिश करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इंस्टीट्यूटिंग चेंज कि अगर हमें बदलाव लाना है इन की एरियाज, इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, तो विमेन नीड टू हैव देयर से, यानी कि उन्हें अपनी बात कहने का, अपने व्यूज़ पुट फॉरवर्ड करने का राइट होना चाहिए। सो दिस वॉज द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, ठीक है। तो लॉडेटरी हमने अभी देखा था, इट वॉज प्रेज वर्दी या कमेंडेबल, यानी कि किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉडेटरी। रेवरेंट, डैमिंग, कॉन्सिलेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी, असर्टिव। तो एप्रिसिएशन कर कोई चीज़ एप्रिशिएबल है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? डैमिंग, ठीक है। डैमिंग इज सिवियरली क्रिटिकल, डैम ही प्रेजेंटेड डैमिंग एविडेंस, यानी कि सिवियरली क्रिटिकल या फिर उस वे में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। तो बी इज़ द राइट आंसर। रेवरेंट होता है रिस्पेक्टफुल, तो वो इसका लॉडेटरी का ऑपोजिट नहीं है। कॉन्सिलिएटरी, यानी अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है या फिर आर्ग्यूमेंट है एंड आप जाके उसको रिकनसाइल, वर्ड हम यूज़ करते हैं रिकनसाइल, यानी कि डिफरेंसेस को कम करते हैं, ठीक है, शांति, पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सिलिएटरी मीन्स ट्राइंग टू एस्टैब्लिश पीस, विच इज़ नॉट करेक्ट। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, सो डिस्क्रिमिनेटरी इज़ नॉट द राइट आंसर। असर्टिव, अपनी बात को फोर्सफुली या कॉन्फिडेंटली रखना, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ऑपोजिट टू लॉडेटरी। सो बी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे हमने ये देखे, और डीलिमिटेशन ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर समझने के लिए था तो इसलिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आप यहाँ से देख सकते हैं। सो आई होप you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.